नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर शुरुआत कर चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग भी बहुत दूर तक पढ़ चुके थे। शायद आपको याद होगा, हम लोग पिछले लेक्चर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस परिस्थिति में जन्म लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, उसका क्या परिणाम प्रभाव निकला, है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस तरह से घटनाएं घटी थी, जिसमें से आपको गांधी इरविन समझौता के बारे में हमने समझाया था। गांधी इरविन समझौता के बाद आप देखेंगे वहां पर हमने इस बात की चर्चा की थी कि गांधी इरविन समझौता के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और इसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाते हैं। ये उसी का परिणाम था। खैर, ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग पिछले सेशन में चर्चा कर चुके थे। अब बातें रही कि आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे। तो मैं बार बार हर एक सेशन में यही कह रहा था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि भाई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वो हम एक अलग से आपके पास उपलब्ध करवाएंगे, इसके लिए एक अलग से लेक्चर देंगे, है ना। तो आप समझ गए कि आज के सेशन में हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन की खासियत क्या रही, क्या ये गोलमेज सम्मेलन सफल हुए या असफल हुए, और गोलमेज सम्मेलन होने के बाद इसका परिणाम प्रभाव क्या निकला, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली। इसके अलावे मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें से सवाल बड़ा अजीब कैटेगरी के बनाता है कि भाई किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अच्छा, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था, ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर गोलमेज सम्मेलन के आधार पर भारत में किस चीज की नींव पड़ी थी। तो इस तरह से कई ऐसे सवाल बना दिए जाते हैं, चाहे फैक्चुअली हो या कंसेप्चुअली हो, है ना। लेकिन आप लोगों को डरने की बात नहीं है, हम आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन एकदम टूटी फूटी भाषा में समझाएंगे ताकि आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित बातें याद आ जाए। और ध्यान रखिएगा, हम यही रीजन है कि आप लोगों को वहां बीच बीच में गोलमेज सम्मेलन नहीं पढ़ाए, क्योंकि उस समय अगर बीच बीच में बताते चले जाते तो शायद आप बहुत सारे बातें कंफ्यूजन में रख करके वो क्लियर नहीं कर पाते, है ना। चलिए देखिए, एक यहाँ हमारे पीछे जो चित्र लगा हुआ था, बिल्कुल ये गोलमेज सम्मेलन के जो बैठक हुई थी उसी का चित्र लगा हुआ है। आपको बता दें, हम ये गोलमेज सम्मेलन जो पिक्चर देख रहे हैं पीछे भाई, ये राउंड टेबल पूरा का पूरा राउंड मतलब गोल है ना। ये देखिए क्या है, पूरा का पूरा गोल है, यही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आरटीसी। कई बार एग्जाम में आरटीसी से संबंधित क्या सवाल पूछे गए हैं। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, टोटल आरटीसी आप देखेंगे तो 3 होता है। कितना होता है? 3। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग लोग भाग लेते हैं, तीनों बार अलग अलग मुद्दाओं पर चर्चा होती है या कुछ सेम मुद्दाओं पर चर्चा होती है। इन सारी चीजों की भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब आइए, जैसे ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जो ये देख रहे हैं, है ना। हालांकि उस समय आज की तरह वीवो और तमाम तरीके के फोन्स नहीं थे जिसमें कैमरा बढ़िया हो और खिंचवाया जाए, क्लियर। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चला, पहला आरटीसी, है ना, पहला जो आरटीसी था, आरटीसी, ये पहला आरटीसी एक्चुअली 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला, काफी दिनों तक चला। अच्छा, चला क्या भाई, ये एक्चुअली मीटिंग होती थी, है ना। ये मीटिंग था जो लंदन में चल रही थी। कहां पर? लंदन में। ये आरटीसी लंदन में हो रही थी, लंदन में मीटिंग बुलाया गया था। मीटिंग बुलाने के पीछे क्या रीजंस थे, ये समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली भारतीयों का जो मांग था, है ना, या भारतीय जिस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को समाप्त करके अब अंग्रेजी सरकार सोच रहे थे कि भाई भारतीयों को बुला करके अंग्रेजी सरकार
एक उसके समकक्ष में बात करेगी और बात करने के बाद जो निर्णय निकलेगा उसी निर्णय को भारत में लागू किया जाएगा। तो भारतीयों का बेसिकली डिमांड क्या था, आप समझ रहे हैं कि भारतीयों के लिए भाई अलग, मतलब भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, इसके साथ भारत को या भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा दे दिया जाए, है ना। एक्चुअली साइमन कमीशन में ये जो बात मांगे बढ़ी और इस मांगों को जब इग्नोर कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, तब उसके विरोध में क्या किया गया था, यहां आप देखते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति को लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जा रहा था। हालांकि इसकी नींव पहले ही पड़ चुकी थी, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, हम एक एक करके रीजंस आपको समझाएंगे। अब इसके अलावा और समझिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो कब से कब तक चला भाई, 1930 से 1931, 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। काफी दिन तक बैठक हुई, काफी दिन तक बहुत सारे मुद्दों पर बहस किया गया और बहस होने के बाद क्या होने लगा, कुछ मांग करने लगे भारतीय, तो उसमें सहमति हो रही थी। लेकिन एक्चुअली यहां हुआ क्या कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गया ही नहीं, है ना। कांग्रेस अपना आंदोलन को अंजाम दे रहा था और कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ही नहीं लिया। और जैसे ही यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि भाई भारत जो है, कांग्रेस जो है भारत के एक बहुत बड़ी व्यक्ति को नेतृत्व करता है, मतलब बहुत बड़ी शक्तियों को वो नेतृत्व करता है, और अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ही ना रहे तो वो तो बेकार चला गया। इसलिए आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में बताया था, अंग्रेज ने कहे थे कि एक रामलीला में वैसा ही वो रामलीला लगता है जिसमें राम नहीं होता है ना। मतलब जिस रामलीला में राम ना हो तो उस रामलीला का महत्व क्या होता है शायद देखने वाले लोग ही जानते हैं। उसी तरह से कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब नहीं गया तो अंग्रेजों को इस चीज का एहसास हुआ, लगा कि भाई जब तक हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली है। ठीक, इसमें टोटल फर्स्ट टाइम में आप देखेंगे तो 89 लोगों ने यहाँ पर क्या क्या भाग लिया था, जिसमें से कुछ भारतीय ब्रिटिश भारतीय रियासत के लोग थे, कुछ रजवाड़े के लोग थे, कुछ अंग्रेजी सरकार के द्वारा चुना गया लोग था, है ना। टोटल 89 लोग इसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली हुआ कहां पर था, तो आप देखेंगे सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहां पर हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था और यहीं पर ये कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। फिर इसके बाद सेकेंड जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी इरविन समझौता में हमने बताया कि बहुत सारे डिमांड थी जिसको गांधी जी ने भी स्वीकार किया और इरविन ने भी स्वीकार किया था। शायद वो सारे आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत है। तो उसी दौरान एक बातें उठ करके आई थी कि भाई भविष्य में जब भी कभी होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस को उसमें भाग लेने का जरूर अवसर दिया जाएगा। भविष्य में कहने का मतलब ये तो एक बहाना था, एक्चुअली लोगों को लग रहा था कि जैसे गांधी जी इस चीज को मान ले वैसे ही आने वाले समय में हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा देंगे और कांग्रेस के साथ हम बात विचार करेंगे ताकि भाई कम से कम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे बंद किया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कब चला, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। कब चला, 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, ओपी राजपुताना जहाज से गांधी जी गए भारत से, है ना। एक्चुअली जब गांधी इरविन समझौता हो चुकी थी उस पर हस्ताक्षर भी हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी मतलब भविष्य में क्या अंग्रेज सरकार ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। गांधी जी ओपी राजपुताना जहाज से होकर के गए। एक बार सवाल भी पूछ दिया पीसीएस में कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भाग लेने गए थे उस समय वो किस जहाज से गए थे या उस जहाज का नाम बताइए। तो ओपी राजपुताना उस जहाज का नाम था। क्या नाम था, ओपी राजपुताना, है ना। ओपी राजपुताना गांधी जी गए। काफी दिनों तक बहस हुई, बहस तो हो ही रही था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पृथक निर्वाचन की मांग हो चुकी थी और पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी माहौल गर्म हो गया। देखिए आप यहां पर दिख रहा होगा ये गांधी जी है ना, गांधी जी है और देसाई जी इनके पर्सनल पीए हैं, साथ गए थे। तो गांधी जी आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए हैं,
भाग लेने गए, ठीक है। अब यहां पर जब गए तो यहां एक अजीब सी समस्या हो गई। समस्या क्या हुई, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। लोग जो है पृथक निर्वाचन की मांग करने लगा। मुस्लिम लीग अलग, दलित वर्ग अलग, है ना, ये सारे लोग जो है अलग अलग निर्वाचन की मांग करने लगे। गांधी जी इसको मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी बोला भारत को बांटने की कोशिश मत करो, है ना, भारत के बांटने की कोशिश मत करो। गांधी जी ने हर एक मुद्दे पर उन मांगों को ठुकरा दिया और फाइनली ये वापस आए। जब ये आंदोलन समाप्त हो गया, कब, सॉरी, बैठक समाप्त हो गया 1 दिसंबर को, तो गांधी जी वापस आए। गांधी जी ने हालांकि अपने भाई वो दुखद वचनों के साथ कहे थे कि हम निश्चित ही लंदन से खाली हाथ लौटे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि जो ध्वज मुझे कांग्रेस के द्वारा सौंपा गया था, मैं उस ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया, है ना, उस ध्वज को कभी हमने झुकने नहीं दिया। और फिर आने के बाद ये पुनः क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं, इसका निर्णय लेते हैं, क्योंकि उस समय इसके पास फिर कोई दूसरा मार्ग भी नहीं बचता था। क्लियर। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। और थर्ड जो है, थर्ड आरटीसी कब चला है, 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक थर्ड मतलब आरटीसी चला। फिर इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया। देखिए फर्स्ट, यहां आपको हम यही समझा रहे हैं कि कांग्रेस ने यहां पर भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने थर्ड राउंड टेबल में भी भाग नहीं लिया, है ना, यहां पर भी इन्होंने भाग नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ कहां पर भाग लिया, सेकेंड वाला में लिया। तो कई बार सवाल पूछा है कि कांग्रेस जो है किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो आपको याद हो जाएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो है भाग लिया था और फर्स्ट और थर्ड में नहीं लिया था। इसके अलावे अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंबेडकर जी तीनों में शामिल हुए थे, है ना, अंबेडकर जी पहला में भी गए, दूसरा में भी गए और तीसरा में भी गए थे। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे अंबेडकर जी। और ये सवाल भी पूछा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। हालांकि आपको बता दें कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आरटीसी जो है ये असफल हो गया। असफल कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया तो कोई मुद्दा या कोई बात ही नहीं बना। दूसरी बार कांग्रेस ने भाग लिया तो यहां पर दूसरी बार भाग लेने के साथ साथ क्या हुआ, डिमांड ही कुछ अलग हो गया, ट्रेंडिंग अलग क्षेत्र में चला गया। यहां भी असफल दिखाई दिया। क्या हुआ, असफल दिखाई दिया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी असफल हो गया, यहां पर भी कोई खास मुद्दा नहीं बना। अच्छा, एक चीज क्या हुआ, ये चीज को ध्यान रखिएगा। क्या एक चीज यहां पर आपको देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भाई ये भारत में पहला अवसर था, भारत में ये पहला अवसर था जो कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अपने बराबर की दर्जा दिया था, है ना। एक ही टेबल पर अगर बैठ करके आपसे बातचीत हम कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी हैसियत हमारी हैसियत बराबर हो गई है। क्या हो गई है, बराबर हो गई है। शायद वो वाला दिन याद कीजिए जब हम आपको पढ़ाए थे, क्या भाई, पार्थिव संघ की नीति, बराबरता मतलब बराबर संघ की नीति, मतलब एक ऐसा समय था कि अंग्रेज इस चीज को डिमांड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अंग्रेज डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे कि मुझे भी भारतीय रजवाड़ों की तरह दर्जा दिया जाए, है ना। जब फर्स्ट टाइम ये व्यापारी के तौर पर आए और व्यापारी के तौर पर यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों को जीतने लगे, तो रजवाड़ों से इन्होंने कहा कि भाई जितना शक्ति आपके पास है उससे तो ज्यादा शक्ति मुझे है, इसलिए मुझे भी आपके साथ समानता की दर्जा दिया जाए। और समानता की दर्जा लेकर के इन्होंने सबसे सुपर हो गया। और सुपर होने के बाद एक ऐसा समय आया कि अब भारतीय अंग्रेजों से ये डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी अब ब्रिटिश रियासत वाले जो है ये कहने लगे, या ब्रिटिश रजवाड़े कहने लगे कि ब्रिटिश सरकार के बराबर क्या किया जाए, दर्जा दिया जाए। तो ये पहला ऐसा अवसर माना जाता है कि जब आरटीसी, फर्स्ट आरटीसी हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो यहां पर भारतीयों को या भारतीय रजवाड़ों को अंग्रेज अपने बराबर की दर्जा दिया। अंग्रेज के साथ बैठ करके, देख रहे हैं ये सारे लोग एक ही साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेज क्या भारतीय सब एक है। और वो वाला दिन याद है कि अंग्रेज कभी काले लोगों से घृणा करते थे। गांधी जी को तो उठा करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया, इसके सामान बस्तर सब कुछ, बोला ये काले लोगों के लिए नहीं है भाई, ये फर्स्ट क्लास का सीट है, ये केवल गोरे लोग ही इसमें सफर कर सकते हैं। और एक ऐसा दिन आया कि गांधी जी ने उसकी बदला लिया, है ना, गांधी जी ने दिखा दिया था। खैर कोई बात नहीं, तो मान करके चलते हैं मोटा मोटी जो भी बात अभी हमने आपको समझाया
ये समझ गए होंगे। तो लगा क्या सर अब इतना ही आप पढ़ाएंगे हमारे राउंड आरटीसी के बारे में? नहीं दोस्तों, आप अब हमारे साथ बने रहिए। हम तो एक मोटा मोटी आपको बेसिक दे रहे थे ताकि पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाए कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है। अब हम लोग इससे संबंधित एक एक करके फैक्चुअली बात को भी समझेंगे, कंसेप्चुअली भी बात को समझेंगे। और ध्यान रखिए, मैं कभी वैसे शॉर्टकट नहीं निकलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जीवन भर शॉर्टकट जाने वाले व्यक्ति पछताते हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन को। चलिए, गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ भारत में। कितना हुआ? 3 हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट याद है, कब से कब तक हुआ? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, है ना। कितना भाई? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931। देखिए कई कई डेट इसमें आपको हो सकता है मिले डिफरेंट। क्या मिले? डिफरेंट मिले। तो इस चीज को लेकर के गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। इस चीज को लेकर के कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। पहला प्रथम, अरे यार, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? समय आ गया। स्थान कहां पर है? लंदन। लंदन के कौन से जगह में, कहां पर हो रहा है ये बैठक भाई? सेंट जेम्स पैलेस में। कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस। हो सकता है आपसे सवाल कर दे कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस जगह पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। उद्घाटनकर्ता कौन है? जॉर्ज पंचम। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट आरटीसी जो हुआ, इसका उद्घाटन करने कौन आए? उद्घाटन करने जॉर्ज पंचम जी आए थे। ठीक है, कौन आए थे? जॉर्ज पंचम जी आए थे। और उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वही कर रहे थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। भाई सारा बात याद हो जाएगा, लगेगा कि एकदम बिल्कुल हुबहू पहले से भी जान रहे हैं और अभी भी जानेंगे, है ना। तो हम लोग ये चीज देख लिए। हर चीज आप भी अगर कोई चीज आप देखेंगे कि आप भी अगर कोई बैठक करवाते हैं या कोई पार्टियों का गठन करवाते हैं, तो उसमें कोई एक उद्घाटनकर्ता होता है और फिर उसके बाद उस पार्टी का या उस गठन का कोई एक अध्यक्ष होता है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम। या फिर उद्घाटन करने के लिए स्पेशल गेस्ट आए तो जो अध्यक्ष होता है वही उद्घाटन कर देता है, ये आम बात हो गई है। लेकिन उस समय में दोनों अलग अलग थे। उद्घाटन करने के लिए जॉर्ज पंचम आ गए और इसके बाद अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। इसमें टोटल 89 लोगों ने भाग लिया था। कितना लोगों ने? 89 लोगों ने भाग लिया था। 89 लोग टोटल शामिल हुए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये 89 लोग कहां कहां के प्रतिनिधित्व थे, कैसे कैसे इसमें शामिल किया गया था, किन किन लोग भाग ले सकते थे, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से लोग भाग ले सकते थे। पहला, 57 लोग जो थे, 57 लोग ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व था। कौन था? ब्रिटिश भारत का जो प्रतिनिधित्व था वो 57 था, है ना। ब्रिटिश भारत के लोग 57 जो थे वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 16 लोग देसी रियासत से थे, देसी रजवाड़े से थे। और 16 लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भाग लिए थे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, 57 ब्रिटिश भारतीय, मतलब कि जो भारत वाला एरिया है जहां पर अंग्रेज जीत करके रखा था, जहां पर इसकी कब्जा हो रखी थी, वहां से लोग गए थे। विभिन्न पार्टी, विभिन्न दलों के लोग गए थे, है ना। इसके अलावे आप देखेंगे देसी रजवाड़े से 16 लोग गए थे। कितने? देसी रजवाड़े से। और 16 लोग ब्रिटिश सरकार से चुने गए थे, मतलब जो ब्रिटिश सरकार से संबंधित रखते थे लंदन में, वही, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी का हो या लेबर पार्टी का हो, है ना, या लिटरल पार्टी का हो। ये तीनों पार्टियां, वहां 3 पार्टी चल रही थी, कंजर्वेटिव, लिटरल और लेबर, ये 3 पार्टी थी। तो वहां से चुन करके लोग आए थे और कुल मिलाकर के 89 लोग हो गए थे। कितना? 89 लोग हो गए थे, है ना। हिंदू महासभा से, देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिए, कई बार इस तरह से सवाल आया। तो यहां पर हमने रखा है कि कुछ कुछ लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, जैसे हिंदू महासभा से कौन कौन गए थे? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा से जाने वाले लोगों में से कौन था? बीएस मुंजे और एमआर जयकर थे। बीएस मुंजे, एमआर जयकर, ये वही मुंजे और तांबे हैं जो कि सरकारी पद को स्वीकार कर लिया था। और जब लाला लाजपत राय ने उसकी आलोचना की थी तो मुंजे और तांबे ने उल्टा ही लाला लाजपत राय के ऊपर बदनामी दिया था। लाला लाजपत राय के ऊपर ही उन्होंने दोष आरोपित किया था कि तुमने तो पहले ही स्वीकार कर लिया, जो सैनिकों की भर्ती करने वाली थी, है ना। और ये तांबे मुंजे सरकारी पद को स्वीकार कर लिए। खैर, तो तांबे और मुंजे जो थे, इसमें तो मुंजे गए हैं, तांबे नहीं गए हैं, है ना। तांबे और जयकर हिंदू महासभा के तरफ से गए थे। सिखों के प्रतिनिधित्व सरदार
संपूर्ण सिंह कर रहे थे। कौन? सरदार संपूर्ण सिंह। सिखों से याद हो जाएगा कि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कौन कर रहा था, ये संपूर्ण है भाई। तो संपूर्ण सिखों से की तरफ से गया था, तो संपूर्ण सिंह गया था। कौन गया था? संपूर्ण सिंह। ईसाइयों से, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, एंग्लो इंडियन की तरफ से केटी पॉल महोदय गए थे। कौन गए थे? केटी पॉल महोदय। अब कहेंगे सर इतना डीपली पढ़ने की जरूरत है सीजीएल वगैरह वाले को लिए? नहीं, हालांकि आपको जानने की जरूरत है। तो क्या मैं करूं कि केवल गोलमेज सम्मेलन की तिथि और कौन भाग लिए उसे बता करके चला जा? नहीं भाई, भविष्य आपका खतरा में चला जाएगा। अगर आप अभी पढ़े हैं, है ना, और आने वाले समय में सचिवालय के बाद आप पीसीएस लेवल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उस समय कम से कम ये पढ़ा हुआ चीज तो आपको याद आएगा। इसलिए भरपेट पढ़िए, है ना, जैसे खाना भरपेट खाते हैं उस तरह से भी भरपेट पढ़िए, ताकि लगे कि वाह अब हम कुछ कर सकते हैं। खैर चलिए, हरिजन के तरफ से कौन गए हैं? आम्बेडकर जी गए, है ना। हरिजन के तरफ से, दलित वर्ग के तरफ से कौन जा रहा है? तो दलित वर्ग के तरफ से आम्बेडकर जी जा रहे हैं। कौन जा रहा है? आम्बेडकर जी, ध्यान रखिएगा, आम्बेडकर। नरम दलीय नेताओं में से देखेंगे तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि और श्रीनिवासन शास्त्री। ये श्रीनिवास शास्त्री, तीन लोग गए हैं। मतलब हिंदू महासभा, सिख, ईसाई, जिसको इंडियो एंग्लो बोलते हैं, हरिजन तरफ से। उसके बाद नरम दलीय नेताओं में से फिर मुस्लिम नेताओं में आगा खां, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी और फजूल हक और जिन्ना, इतने लोग गए। मतलब एक्चुअली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को, तो अंग्रेज जो था इसका काम ही था कि फूट डालो और शासन करो वाला नीति, है ना। यहाँ पर मुस्लिमों को ज्यादा वरीयता दे रहा था। क्यों क्यों दे रहा था, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली अक्सर लोग यही चीज नहीं समझ पाता यार। हम बार बार कह रहे हैं कि जब बर्कन हेड ने कहा था कि हम भारतीयों को किसको दे डोमिनियन स्टेटस, देख रहे हैं इतने सारे लोग अपने में ही बटे हुए हैं, किसको दे हम डोमिनियन स्टेटस, बताइए। किसी एक को ही न देंगे जो भारत के प्रतिनिधित्व करता हो। तो कोई ऐसा मुझे दल दिखता ही नहीं है कि जो भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। सारे लोग तो बंदरबाट में लगे हुए हैं, है ना। अगर बंदरबाट में नहीं लगे हुए हैं तो क्या करता था अंग्रेज? कभी मुस्लिमों को अपने पक्ष में लेता था, कभी दूसरे भी व्यक्ति दलित वर्गों को अपने पक्ष में लेता था, है ना। मुस्लिम वर्ग में भी वैसे जो राष्ट्रवादी नेता कम थे उससे अपने समर्थन में मिला लेता था। खैर कोई कहने का मतलब नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं यागा खां जा रहे हैं, मोहम्मद अली जा रहे हैं, मोहम्मद शफी जा रहे हैं। मुस्लिम लीग का एक दूसरा भाग जो था, जो जिन्होंने आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या, सॉरी साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन में साइमन कमीशन को समर्थन भी किया था मोहम्मद शफी वाला टीम पार्टी। फिर फजूल हक जो है वो गए और मोहम्मद अली जीना गए थे। भारतीय राजपूत तीन, भारतीय पूंजीपति जो है ना, भारतीय पूंजीपत या उद्योगपतियों का नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? होमी मोदी कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी कर रहे, नहीं सॉरी, नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि होमी मोदी कर रहे थे। ये बहुत बड़े पूंजीपति थे और पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करने कौन गए थे? होमी मोदी गए थे, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये लोग जा क्यों रहे हैं? इन लोग सारे लोग क्यों जा रहे हैं? लगा अंग्रेज शासन हमारे लिए कुछ घोषणा करेंगे, तो भाई सारे लोग अपना अपना मांग को लेकर के गए थे। जैसे आपको बता दें कि कोई चीज का घोषणा होता है तो हर एक लोग अपना तरफ से जाता है कि चलो हम भी मांग करेंगे, हमारी भी कुछ डिमांड होगी, हम भी सरकार से कुछ मांग करेंगे, है ना। उस तरह से ये लोग गए थे कि भाई हमें भी मांग है, हमारी भी समस्या सुना जाए। तो पूंजीपतियों की तरफ से होमी मोदी गए थे। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। अगर ध्यान में नहीं रहता है सीजन वाले भाई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी दोस्त नहीं, आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए, अब यहां सारे लगभग पार्टी के बारे में तो हमने देखा, कांग्रेस का जिक्र नहीं आया। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था। आम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों में गोलमेज सम्मेलन में आम्बेडकर जी जाकर के भाग लिए। अच्छा, इस गोलमेज सम्मेलन बुलाने के पीछे उद्देश्य क्या थे? देखिए, क्लास हो सकती है थोड़ी सी लंबी जाएगी आज, इसमें मैं आपको एक पुनः पैक्ट भी करवा दूंगा, है ना। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाने के बाद, तीनों करवाने के बाद एक पुनः पैक्ट होता है बीच में, हम कोशिश करेंगे उसको भी कंप्लीट कर दे आज ही के सेशन में। क्लियर, चलिए। तो साइमन कमीशन, इसका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, है ना, और उसके तथा संवैधानिक मुद्दे जो थी उस पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन को बुलाया गया था। अब क्लियर हो गया। साइमन कमीशन का रिपोर्ट क्या? साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो आया, जो कि भारत में जबरदस्त उसे चप्पल की माला और काले झंडे से स्वागत किया गया था। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बारे में लोगों को बताना था, उसे भाई मनवाना था, और उसके आधार पर क्या एक संवैधानिक मुद्दा पर चर्चा करना था। ठीक है, यही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा था।
अब आगे चल करके बात सुनिए, कहता है इसमें कि ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य सम्मान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता था। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहली बार ऐसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अवसर दिया कि अपने समतुल्य लोगों को माना। क्या किया? अपने समतुल्य लोगों को माना। कांग्रेस और व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो अब यहां पर एक चीज और है, हालांकि पूंजीपतियों के वर्ग से होमी मोदी गए थे प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन जो व्यवसायिक वर्ग था और कांग्रेस वर्ग था, ये दोनों ने इसका विरोध क्या किया? बहिष्कार किया या विरोध किया। तो आपसे हो सकता है सवाल में बना करके पूछ दिया जाए, भाई बनाने वाला का कोई चांस नहीं बनता, कि बताइए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन को निम्नलिखित में से किसने बहिष्कार किया था? उसमें दे देगा कांग्रेस, दूसरा में दे देगा व्यवसायिक वर्ग, तीसरा में दे देगा दलित वर्ग और चौथा में दे देगा मुस्लिम लीग, फिर नीचे कूट दे देगा। और कूट इस तरह से डिफिकल्ट बना देगा कि आपको लगेगा यार क्या होगा। एक तो जान रहे कांग्रेस ने बहिष्कार किया, उसमें से केवल एक भी रहेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, व्यवसायिक वर्ग और कांग्रेस दोनों जो है क्या कर रहे हैं, यहां पर दोनों इस चीज को बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखिए ब्रिटेन के तीनों पार्टियां, ब्रिटेन के तीन पार्टी कौन कौन से हैं भाई? तो लिबरल, लेबर और कंजर्वेटिव, तीन पार्टियां ब्रिटेन में चल रही थी। ब्रिटेन के तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग लोग कर रहे थे, है ना। मतलब लेबर पार्टी के लोग भी शामिल था, लिबरल पार्टी के लोग भी शामिल था और कंजर्वेटिव पार्टी के भी लोग शामिल था। और भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ व्यवसाय द्वारा मनोनीत थे, तो कुछ को मनोनीत भारतीय रजवाड़ों ने किया था। क्लियर? इस चीज को समझिए, उसकी एक कैटेगरी है कि वो कैसे लोगों को लाएगा और किस किस लोगों को सिलेक्शन करके वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, यह गोलमेज सम्मेलन मई 1930 में साइमन कमीशन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। अब यहां पर ये सारे चीज हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही समझा चुके हैं। इसलिए हमने सोचा कि भाई अगर अभी पहले हम गोलमेज सम्मेलन पढ़ाते और पता ही नहीं चलता साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब लाया गया, है ना। तो जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था, प्रस्तुत कर दिया, मतलब पास कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था कब? मई 1930 को। और इसी के आधार पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, है ना। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने अछूत लोगों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मांग किया। और ये मुद्दा गरमाई कब? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए तो इन्होंने क्या किया भाई? बोला कि हमारा जो चुनाव होने वाला है या चुनाव हो रहा है, तो उसमें हम लोगों के लिए अलग से उसका निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया जाए, अलग से हम लोग उस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। भाई हमारे साथ बड़ी समस्या है, कुछ लोग हमें आने नहीं देते हैं, है ना। तमाम तरीके की बातें अंबेडकर जी ने कही। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से संबंधित बातें थी, कहानियां थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हम लोग अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड आरटीसी। क्या है? सेकेंड आरटीसी। तो डेट देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। याद है, फर्स्ट टाइम में ही मैंने क्लियर कर दिया था। स्थान वही है जहां पर फर्स्ट हुआ था, जहां पर पहला आरटीसी हुआ था, वही सेकेंड हो रहा है। कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन गए? गांधी जी गए थे। मतलब कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि डॉक्टर अंसारी को भी गांधी जी शामिल करना चाहते थे, लेकिन वायसराय ने इनकार कर दिया। गांधी जी का कहना था कि भाई हमारे कांग्रेस की तरफ से हम ही सिर्फ नहीं बल्कि अंसारी भी जाएंगे, है ना। लेकिन इरविन इस बात को नहीं माना। क्या किया? नहीं माना और इसे इनकार कर दिया गया। मतलब इरविन नहीं, उस समय का जो, सॉरी इरविन तो चले ही गए थे 1931 में, इरविन नहीं, वायसराय जो आए बन करके वो, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं अंसारी को मना कर दिया कि अंसारी नहीं जाएगा, सिर्फ गांधी जी जाएंगे। अब गांधी जी गए कैसे? इस सम्मेलन में गांधी जी जो भाग लेने गए, ओपी राजपुताना नामक एक जहाज था, उसी से गए थे। अच्छा, गांधी जी केवल अकेले गए या उनके साथ और लोग गए? उनके जहाज में और सारे लोग शामिल थे। तो आपको बता दें कि उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे, उसके जहाज में और सारे लोग भाग लेने गए थे। जैसे आप देखेंगे उसके साथ महादेव देसाई, है ना, महादेव देसाई जो उनका भाई व्यक्तिगत सचिव थे,
प्यारेलाल, महादेव सचिव और प्यारेलाल, ये दोनों व्यक्तिगत सचिव थे। इसके अलावा अंग्रेजी सचिव में देखेंगे मीराबेन या उसी के मेडलिन स्लेड कहते हैं, ठीक है। फिर एक पुत्र था जिनका नाम था देवदास, गांधी जी के पुत्र थे। इसके अलावा महिलाओं की तरफ से प्रतिनिधित्व करने उसी ओपी राजपूताना में जा रही है कौन, सरोजिनी नायडू। कौन जा रही है, सरोजिनी नायडू, जो कि महिलाओं की तरफ से वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। गांधी जी किस जहाज से जा रहे हैं, ओपी राजपूताना जहाज से। गांधी जी के साथ कौन कौन जा रहे हैं, सबसे पहले आप ध्यान रखिए उनका व्यक्तिगत सचिव दो थे, एक महादेव देसाई और दूसरा प्यारेलाल थे। ये दोनों व्यक्तिगत सचिव थे। आपको पता है ये महादेव लाल लगभग 25 वर्षों तक उनका व्यक्तिगत सचिव रहे। फिर आगे चल करके नाथूराम गोडसे बने हैं और नाथूराम गोडसे ने उन्हें टपका दिया था। क्लियर। इसके अलावा अंग्रेजी सचिव भी थे मीराबेन। मीराबेन जो है ये गांधी जी का व्यक्तिगत पर्सनल पीए थी और अंग्रेजी थी, उसके साथ जा रही थी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू महिलाओं की प्रतिनिधित्व करने चली, किसके प्रतिनिधित्व, महिलाओं के तरफ से, ठीक है। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय जा रहे हैं। कौन, हिंदू महासभा से कौन जा रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जा रहे हैं, है ना, हिंदू महासभा से। इसके अलावा व्यावसायिक वर्ग घनश्याम दास बिड़ला, इस बार घनश्याम दास बिड़ला जा रहे हैं व्यावसायिक वर्ग की तरफ से। एनी बेसेंट पहले चली गई थी, मतलब एनी बेसेंट भी गई थी, ये भी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व करने गई थी। और सरोजिनी नायडू बाद में गई थी, मतलब एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू दोनों महिलाओं की प्रतिनिधित्व करने गई थी। कुल मिलाकर के आप देखें तो 31 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। कितना, टोटल 31। देखिए फर्स्ट टाइम में 89 था, सेकेंड में देख रहे हैं 31 हो गया, है ना, कितना हो गया, 31। कहीं ना कहीं उससे ज्यादा कमजोर पड़ा ये आंदोलन। अब इससे संबंधित कुछ रोचक बात देखिए। रोचक बात क्यों, कि भाई बहुत विरोधी थे, है ना, दक्षिणापंथ के लोग या चर्चिल के समर्थक लोग जो थे काफी विरोधी व्यक्ति थे गांधी जी को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के। ये लोग काफी विरोधी थे और इन लोगों का कहना था हम भारतीयों को अभी डोमिनियन स्टेटस देंगे ही नहीं। तो जब गांधी जी ओपी राजपूताना जहाज से उतरे और वो पैलेस में प्रवेश करने वाले थे, उस समय पैलेस में जैसे प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले चर्चिल ने देखा और चर्चिल ने बड़ा अच्छा तरीका से उनका विरोध किया या बहिष्कार किया, मजाक उड़ा रहा था, है ना। चर्चिल कहता था कि वाह, सरकार देशद्रोही फकीर को बराबर दर्जा देकर के अब बात कर रही है। क्या कहा, सरकार की आलोचना कर रही है। कौन, चर्चिल कर रही है। गांधी जी जैसे ही गए, गांधी जी एंट्री कर रहे थे तो चर्चिल ने अपने सरकार को विरोध करते हुए कहा, क्या कहा भाई, चर्चिल कहा कि सरकार जो है एक देशद्रोही फकीर को बराबर की दर्जा दी है और उसके साथ बात कर रही है ना। देखिए कई बार सवाल यहाँ पर आए हैं, सवाल में अक्सर लोग कंफ्यूजन करते हैं और मैंने अक्सर पुस्तकों में भी गलतियां देखें, बढ़िया बढ़िया पुस्तकों में गलतियां देखें। इस गलतियों को आप लोग अपने पुस्तक में सुधार लेंगे। क्या सुधार लेंगे, यहाँ है कि चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा है। क्या कहा है, चर्चिल जो है गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा है, जबकि आगे चल करके सवाल बना दिए जाते हैं कि अर्धनंगा फकीर गांधी जी को किसने कहा है, और ऑप्शन में चर्चिल भी रह जाता है, लोग अक्सर चर्चिल को मार लेते हैं। और इसके अलावे आपको मैं बता दूं कि अक्सर बुक जो है छोटे मोटे एग्जाम वगैरह के लिए जो निकालते हैं कोचिंग संस्थान वाले, उसमें भी वो यही कर देते हैं, है ना। देखिए गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, इस चीज को समझिए। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को देख करके बड़ा हंसी उड़ा रहा था और हंसी उड़ाने के साथ साथ गांधी जी के बारे में वो मजाक भी कर रहा था, गंदी तरह के भद्दे बातें बोल रहा था। क्या, फ्रैंक मोरिस जो था उन्होंने गांधी जी को देख करके, जैसे गांधी जी सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो गांधी जी की कैसे एक धोती में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी को नीचे पहन लेते थे और आधा लपेट लेते थे। तो जैसे ही फ्रैंक मोरिस ने देखा गांधी जी को, उन्हें अर्धनंगे फकीर कह दिया। क्या कहा, अर्धनंगे फकीर कहा। उन्होंने कहा कि अर्धनंगे फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य एक अनोखा, विहंगम एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। कौन कह रहा है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। फ्रैंक मोरिस कह रहा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं अर्धनंगा फकीर की बात कौन किया है, फ्रैंक मोरिस कर रहा है, जबकि चर्चिल इसे देशद्रोही फकीर कह रहा है। इसी चीज को लेकर के आप पुस्तकों में विवाद देखते हैं और इसी चीज को लेकर के लोग गलती भी करते हैं, है ना।
आपसे अब मुझे उम्मीद है कि पूछा जाए अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो अब कभी भी चर्चिल को आप टिक नहीं करेंगे, बल्कि आप फ्रैंक मॉरिस को करेंगे। किसे करेंगे? मॉरिस को। बाय द वे, अगर फ्रैंक मॉरिस नहीं देता है ऑप्शन में और चर्चिल दे देता है, तो आप चर्चिल करके आइएगा। शायद उसकी सेंस यही है पूछने का अर्धनंगा फकीर का, उन्होंने देशद्रोही फकीर के जगह पर चर्चिल को ले लिया होगा। क्लियर? तो यहां भी ये ऐसा नहीं कि सवाल छोड़ करके आइएगा, कभी कभी हमें ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन आ जाए ना, चर्चिल और मॉरिस, तो आप बेहिचक मॉरिस को टिक कीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या करा? अर्धनंगे फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य एक अनोखा, विहंगम और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ये बात कौन कर रहा है? फ्रैंक मॉरिस कर रहा है ना, जबकि चर्चिल उन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। अब कुछ लोग वहां उस समय के संबंधित समझ लीजिए। ठीक है, वायसराय जो कि अंसारी को मना कर दिया था, उस समय भारत के वायसराय बन चुके थे विलिंगटन। कौन बन चुके थे? विलिंगटन या विलिंगटन, कहीं कहीं लिखा हुआ था विलिंगटन। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड है, भारत सचिव सैमुअल होयर है। कौन है? देखिए, भारत का उस समय सैमुअल होयर, ब्रैकन हेड रिटायर हो चुके थे, है ना। गांधी इरविन में आप समझौता देखिए, उसके बाद इरविन का भी ट्रांसफर हो चुका था, उसकी भी कार्यकाल खत्म हो चुकी थी। आगे सैमुअल होयर को बनाया गया सचिव और लॉर्ड वेलिंगटन को बनाया गया वाइसराय। क्लियर? चलिए, ध्यान रखने वाली बात है ये कि दक्षिण पंथी की खेमे का नेतृत्व चर्चिल कर रहा था, जो बहुत बड़ा विरोधी था भारतीयों का, है ना। कौन? चर्चिल। और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी के दर्जा देकर के बात करने के विरोधी था। इसका कभी भी कहना ही नहीं था, इसका मानना ही नहीं था, ये बड़ा उससे रुष्ट था। ये कहता था कि भाई हम भारतीयों को क्यों इसी अपनी बराबरी का दर्जा दे, हमारे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे भारतीय, ये अर्धनंगे फकीर लोग, है ना। मतलब चर्चिल बहुत बड़ा विरोधी था, किसका? भारतीयों का, ना कि गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, उनको बहुत खराब लग रहा था। खराब क्या लगेगा, वो एक्चुअली वैसा ही कर रहा था, वो विरोधी था सरकार का विरोधी नहीं, बल्कि भारतीयों का विरोधी था, जिसके चलते वो सरकार का विरोध कर रहा था। दूसरी बात क्या था? दूसरी बात ये था कि सरकार में रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला हो चुका था। एक्चुअली रैमजे मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी की सरकार तो थी भाई उस समय, उसी से बना था, लेकिन यहां पर रूढ़िवादी लोग जो है, कंजर्वेटिव पार्टी को रूढ़िवादी कहते हैं ना, इसी का बोलबाला था। सैमुअल होवर घोर दक्षिणपंथी था। मतलब कहने का है कि यहां पर सचिव प्रधानमंत्री के विरोधी था, चर्चिल प्रधानमंत्री का विरोधी था, और प्रधानमंत्री में रूढ़िवादी कहा गया कंजर्वेटिव पार्टी को, जो इंग्लैंड के कंजर्वेटिव, एक्चुअली कंजर्वेटिव पार्टी का हार हो चुका था। क्या हो चुका था? हार हो चुका था ना। तो कंजर्वेटिव पार्टी का जब हार हो चुका था, तो लेबर पार्टी का सरकार आया, रैमजे मैकडोनाल्ड को सरकार बनाया गया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड पहली बार वहां पर विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी चल रही थी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी भी कमजोर पड़ चुकी थी, है ना। और फिर से रूढ़िवादियों का वहां बोलबाला हो चुका था सरकार में। हालांकि उससे सरकार बदला नहीं गया था, लेकिन बोलबाला किसका हो चुका था? रूढ़िवादी, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी का। और इधर सैमुअल होवर को देख रहे हैं, सैमुअल होवर एक्चुअली पहले से ही ये घोर विरोधी था, ये कट्टरवादी दक्षिणापंथ के लोग थे। इस सम्मेलन में सरकार का मुख्य मकसद क्या था भाई? मकसद ये था, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भाई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें सरकार का मुख्य मकसद था कि गांधी को हर मोर्चे पर असफल करना है। गांधी को हर मोर्चे पर असफल करना है। एक्चुअली बात यह थी कि गांधी को बुलाया ही गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी मकसद के लेकर के, और ब्रिटिश सरकार को पता था कि गांधी जी जैसी जैसे डिमांड रखेंगे, जो देना असंभव है, इसलिए हम लोग क्या करें कि गांधी जी जिस चीज का मांग करें उसका विरोध हो जाए, गांधी जी जिस चीज का डिमांड करे उसका विरोध हो जाए, है ना, वो हर मोर्चे पर असफल हो जाए। क्लियर? तो हर मोर्चे पर असफल करना था उसे, और उसे एहसास दिलाया जाए कि सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र कांग्रेस ही नहीं है। क्योंकि अंग्रेज ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो कांग्रेस ये धारणा बना करके बैठी है कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करेगी, इसलिए कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए और भारतीय संविधान सौंप दिया जाए। ठीक है, तो
भारतीयों को या फिर कांग्रेस को या गांधी जी को हर एक मोर्चे पर असफल करके उन्हें ये एहसास दिला दिया जाए कि कांग्रेस अब कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं रही है और ये ना ही संपूर्ण भारत की प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ अंग्रेज क्या चाल चल सकते हैं? आपको थोड़ा बहुत दिमाग लग रहा है? अंग्रेज क्या चाल चल सकते हैं? अंग्रेज ऐसा कोई चाल चल सकते हैं जिसमें भाई अगर कांग्रेस किस डिमांड कर रहा है, मुस्लिम लीग अलग करे, ये आपका अंबेडकर की पार्टी अलग करे, हिंदू महासभा की पार्टी अलग डिमांड करे, तो यहां लगेगा यार बंदरबाट स्टार्ट हो गया। फिर कांग्रेस कैसे कहती है कि हम संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर डोमिनियन स्टेटस कहे कि हम कांग्रेस को देते हैं तो यहां तो अन्य पार्टियां अपने में बौखला गई। ठीक है, तो ये इसका मकसद था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, इसके पीछे मुख्य कारण क्या था, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर कोई ऐसा तो जरूर रीजन रहा होगा जिसके चलते गांधी जी को वापस खाली हाथ आना पड़ा था। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया। क्या हो गया? अल्पसंख्यक लोग अपने डिमांड करने लगे अलग निर्वाचन की। मुस्लिमों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व का मांग किया, अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया। क्या किया? अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग किया। मतलब सब लोग अपना अपना रोटी सेकने लगे। ठीक है, गांधी जी अंत तक उसका विरोध करते रहे। गांधी जी का कहना था किसी भी हालत में हम अलग अलग निर्वाचन या प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा देश टूट जाएगा, इससे हमारा पूरा देश बिखर जाएगा, है ना। तो गांधी जी अंतिम तक विरोध करते रहे और गांधी जी वापस आए। मैकडोनाल्ड ने अपनी निम्न घोषणाओं के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया? समाप्त किया। वो घोषणाएं क्या थी? घोषणाओं को याद रखिएगा। 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों एवं सिंध वाला, उसका गठन कर दिया जाए। 2 मुस्लिम प्रांत में कौन कौन हो रहा है हमारा? पहला हो रहा है उत्तर पश्चिम सीमांत और दूसरा हो रहा है सिंध वाला सीमांत, है ना। ये दोनों का गठन किया जाए। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना हो। वित्त, मताधिकार एवं राज्य संबंधी समितियों का फिर से एक बार गठन किया जाएगा। यदि भारतीयों को सहमति ना हो सकती हो तो सांप्रदायिक निर्णयों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर भारतीय का सहमति ना होगा, ये लोग जो बंदरबाट की मांग कर रहे हैं, तो फिर हम लास्ट में यही निर्णय देते हैं कि भाई सांप्रदायिक निर्णय होगा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें घोषणा हो जाएगी। 18 दिसंबर को गांधी जी स्वदेश लौट गए, वापस आ गए भाई। 18 दिसंबर को गांधी जी वापस अपना भारत देश आए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बात कहा, कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, है ना, किंतु मुझे इस बात की खुशी है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसे सम्मान के साथ समझौता भी नहीं किया भाई, उसे बचा करके रखा। खैर, गांधी जी वायसराय से मिलना भी चाहा। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, गांधी जी वापस भारत आ गए, तो इनको लगा कि पहले हम जाकर के वायसराय से मिलेंगे। क्या करेंगे? वायसराय से मिलेंगे। लेकिन वायसराय इतना कमीना था कि ये मिलना ही नहीं चाहा, है ना। गांधी जी से किसी भी प्रकार से मिलना नहीं चाहा। गांधी जी को लगा अच्छा ये बहुत बड़ा चाल था मेरे साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करवाने का, आंदोलन को ठंडा पहुंचाने का बहुत बड़ी चाल थी। तो गांधी जी को कुछ नहीं सूझा। जब वायसराय भी मिलने से इनकार कर दिया तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि जो गांधी रिबन समझौता हुई थी उसका उल्लंघन कर दिया। और उल्लंघन करने के साथ साथ भाई इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पास और कोई मार्ग ही नहीं बचा था। तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या हो गया? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बाकी बातें हम बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह कैसे बंद होता है, फिर कैसे शुरुआत होता है, आमजन की क्या भागीदारी होती है, व्यावसायिक वर्ग का, मजदूर का, किसान का, कांग्रेस का उसमें क्या रोल होता है, अन्य पार्टियों का क्या रोल होता है, सारी चीजों की चर्चा हम पिछले ही क्लास में कर चुके हैं। चलिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। तो ये कब से कब तक चला? 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब सेकेंड में फिर इन्होंने भाग नहीं लिया। ब्रिटिश भारत से 21 प्रतिनिधि और देशी रियासतों की ओर से 7 प्रतिनिधि भाग लिए इस अधिवेशन में। देखिए, हालांकि इसकी महत्व घट गया था थर्ड आरटीसी का, है ना। एक्चुअली अब इस बार टोटल 21 ही गए हैं भारतीय ब्रिटिश राज्य से,
और 7 गो रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व करने गया। भला क्या राजा लोग भी नहीं गए यहाँ पर, क्या करने गए, ये 7 जो है अपना अपना प्रतिनिधित्व भेज दिए, बोले अब मैं नहीं जाऊंगा यार। देशी रियासतों का संघीय संविधान के प्रति उत्साह जो है वो मंद हो गई और शासक अपने स्थान पर क्या किया, प्रतिनिधियों को भेज दिया। लेबर पार्टी जो है, ध्यान रखिएगा, लेबर पार्टी ने भी प्रधानमंत्री को विश्वासघाती बताते हुए सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस ही भाग नहीं ले रहा है, लेबर पार्टी जो वो ब्रिटेन की एक राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया। दोनों में तो भाग लिया लेकिन थर्ड में लेबर पार्टी भाग नहीं लिया, है ना। जिन्ना को इस सम्मेलन में भाग लेने से भी वंचित कर दिया गया, बोला जिन्ना को आने ही नहीं देना है ना। क्या करना है, जिन्ना को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आने नहीं देना है, मतलब जिन्ना के लिए पाबंदी लगा दी गई। इस अधिवेशन में मुख्यतः दूसरे सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई समितियां जो था मताधिकार समिति, संघीय वित्त समिति और देशी रियासतों की विशेष वित्तीय समस्याओं की अध्ययन समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ। क्लियर हो गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तीसरा आरटीसी के द्वारा क्या हुआ, जो सेकेंड आरटीसी में ये सारी समितियों का गठन किया गया था उन्हीं पर चर्चा हुआ, उन्हीं के रिपोर्ट पर विचार हुआ। देखिए आप देख रहे हैं, हो सकता है आपसे पूछे मताधिकार समिति जो है कब नींव पड़ी या कब बनाया गया था, या फिर संघीय वित्त समिति का गठन कब किया गया था, ये सारे सेकेंड आरटीसी के दौरान। 15 मार्च 1933 को श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया। इस पत्र को विंस्टन चर्चिल के समानार्थी, है ना, समानधर्मी, अतिरूढ़वादी और प्रतिक्रियावादी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया। तो जो श्वेत पत्र है उसको किस किसने स्वागत किया, मतलब किस किसने उसको स्वागत नहीं किया, तो आप देखेंगे जो चर्चिल के साइड में थे वो लोगों ने उसका विरोध किया है, और इसके बाद जो अतिक्रियावादी लोग थे वो लोग विरोध किया, बाकी सब लोगों ने स्वीकार किया। इस श्वेत पत्र में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का जिक्र नहीं किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो डोमिनियन स्टेटस का जिक्र हुआ वो श्वेत पत्र में भी नहीं हुआ, है ना। जिसके चलते लेबर पार्टी ने पुनः आलोचना की। क्या किया, लेबर पार्टी ने पुनः आलोचना किया। भारत सरकार अधिनियम के अंतिम चरण में भारत मंत्री, है ना, भारत सचिव जिसको कहते हैं, 27 मार्च 1933 को श्वेत पत्र के प्रस्ताव को क्या किया भाई, विचार के लिए ब्रिटेन संसद की संयुक्त प्रवर समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। मतलब कि उस पर विचार करें कि आखिर क्या है, और फाइनली उसे क्या किया, प्रस्तुत किया। आगे चल करके ध्यान रखिएगा, आगे चल करके अक्टूबर 1934 ईस्वी में, कब, अक्टूबर 1934 में लिन लिथगो, कौन है, वेलिंगटन अब बदल चुके हैं, लिन लिथगो आ चुके हैं, लिन लिथगो की अध्यक्षता में प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। वायसराय उस समय यही थे। 14 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति भी लग गई, मुहर भी लग गया, है ना। और फिर 1935 का अधिनियम भी आया, तो श्वेत पत्र के आधार पर आया था। ध्यान रखिएगा किसके आधार पर आया भारत सरकार 1935 अधिनियम, श्वेत पत्र वाला से। चलिए, ये हमारा तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको तीनों समझ में आया होगा, और ये इतना से बाहर कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, चाहे पीसीएस लेवल का हो या अन्य एग्जाम के लिए हो। एकदम निसंदेह रहिए, कोई तरह के अपने मन में डाउट मत पालिए, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे, इन्हीं सभी चीजों से एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा। अगला हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट। क्या है, सांप्रदायिक पंचाट। अब हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट क्या होता है। सांप्रदायिक पंचाट को अन्य नाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई, तो और जो है कम्युनल अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है निर्णय। क्या होता है, यहाँ पर वो वाला अवार्ड नहीं है कि किसी को जीतने के बाद दिया जाता हो, ये अवार्ड का मतलब होता है निर्णय। क्या होता है, निर्णय। तो कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक पंचाट को ही कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रश्न के अलावे संविधान के अन्य प्रश्नों पर भी, है ना, सांप्रदायिक प्रश्न के अलावे संविधान के अन्य प्रश्नों पर भी, जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों का वितरण और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रतिनिधित्व के
विचारों पर में बहुत अंतर थी। देखिए कहने का मतलब ये है मेरा, थोड़ा सा समझिए, आप क्या समझना है ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि जो सांप्रदायिक पंचाट है इसको आखिर क्यों लाया गया, इसकी नींव कैसे पड़ी। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहां पर आपने देखा किस तरह से लोग अलग अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। पूरे के पूरे वहां पर ब्रिटिश सरकार के दिमाग में ये बातें भर दी गई थी। अंतिम में घोषणा भी हुआ था कि अगर भारतीय सहमत नहीं होते, एक मत नहीं होते, तो हम फिर सांप्रदायिक पंचाट जारी कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग पृथक निर्वाचन की जो मांग है उसको जारी कर देंगे, उसमें सीटें निर्धारित कर देंगे कि किसको कितना सीट दिया गया है। क्लियर, यही था सांप्रदायिक पंचाट। अब देखिए इसमें क्या क्या है। इस परिस्थिति में ब्रिटेन, है ना, इस परिस्थिति में ब्रिटिश या ब्रिटेन की सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने का फैसला ले लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय भारतीय मताधिकार समिति, लिन लिथियन समिति जिसको कहते हैं, लिन लिथियन समिति कहते हैं। आपसे सवाल पूछेगा लिन लिथियन समिति किसे कहते हैं, तो भारतीय मताधिकार समिति, ठीक है, भारतीय मताधिकार समिति के अध्ययन के आधार पर 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो है घोषणा किया। डेट इसका इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से गांधी रिविन समझौता का डेट इंपॉर्टेंट है उसी तरह से सांप्रदायिक पंचायत की डेट भी इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो ये 16 अगस्त है। 16 अगस्त को क्या हुआ, सांप्रदायिक पंचायत जारी कर दिया गया, इसकी घोषणा हो गई। मुसलमानों के लिए अलग, है ना, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली के अलावे केंद्रीय विधायिका में 33% स्थान को सुरक्षित कर दिया गया। अंबेडकर के सुझाव पर दलित वर्गों के लिए भी अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा दी गई और उन्हें 78 सीट प्रदान कर दिया गया। क्लियर। अब इस बात को यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अंबेडकर जी अपना अलग दलितों के लिए प्रतिनिधित्व की डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट में भी बात उठाई, सेकेंड में भी बात उठाए थे उन्होंने, थर्ड में भी बात उठाई, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अंबेडकर के ही सुझाव पर या अंबेडकर के कहने पर या अंबेडकर के द्वारा दी गई बातों की संज्ञान के आधार पर क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की और उनके लिए 78 सीट ही निर्धारित किया। 78 सीटों की घोषणा की गई, है ना। सांप्रदायिक पंचायत से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति एक बार फिर पनप गई, है ना। अब यहां पर फिर से भारतीयों की फोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हर एक भारतीयों को बांट दिया और बांट करके उन लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन के लिए सीटें आरक्षित कर दिया। तो स्पष्ट है कि फिर एक बार हमें ये अंग्रेज नीति में दिखाई दिया कि फूट डालो और शासन करो। फिर से भारतीयों को अलग अलग चुनाव लड़ाओ, आपस में लड़े और फिर हम लोग उसका राज करें, उसके लिए शासन करें। क्लियर हो गया। तो ये पुनः पनप गया एक बार। अब इसमें क्या क्या प्रावधान था, बहुत सारी बातें थी, है ना, बहुत सारे प्रावधान थी जो सांप्रदायिक पंचायत में है। इतना बातें याद नहीं रखना होगा, नहीं दिमाग खराब हो जाएगा आपको। खैर कोई बात नहीं। मुसलमान, सिख एवं यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान कर दिया जाए। किसको, मुसलमानों, सिखों और यूरोपियों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार भी दिया जाए। आंग्ल भारतीय ईसाई तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान कर दिया जाए। देखिए सबके लिए अलग अलग बात कर रहा है, ये गजब बंदा है यार, गजब की इन्होंने घोषणा किया है, सबके लिए अलग अलग बातें कर रहा है ना। प्रांतीय विधानमंडल में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाए। क्या किया जाए, स्थानों पर वितरण किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों की मौजूदा सीटों को दुगना कर दिया जाए। वाह भाई, इन लोगों के लिए सीटों की भी दुगना कर दिया जाए, ठीक है। श्रमिकों, मजदूरों, व्यवसायियों और उद्योगपति ये सारे के सीटें को भी बांट दिया जाए। इन लोगों के लिए भी सीट निर्धारित किया जाए। पूरा का पूरा बांट दो जितना छोटा छोटा हो सके, है ना। कांग्रेस जो इतना अपने बड़ा राजनीतिक पार्टी समझ रहा है वो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में कितना दम है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर के शेष सभी प्रांतीय विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 3% आरक्षण किया जाए। अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछेगा भाई
कि महिलाओं के लिए कितने परसेंट कम्युनल अवार्ड में जगह दिया गया, 3% का जगह दिया गया, 3% है ना। मुसलमानों को उन प्रदेशों में जहां वे अल्पमत हैं अतिरिक्त सीटें दिया जाए, मतलब जहां पर मुस्लिम है, जहां पर कम मुस्लिम है, मान लेते हैं जहां हिंदुओं का बोलबाला है, तो वहां भी उसके लिए सीटों की व्यवस्था किया जाए, अलग से क्या किया जाए, अलग से सीटों की व्यवस्था किया जाए। अन्य शेष मतदाता जिन्हें पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार प्राप्त नहीं हो सका था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का अधिकार प्रदान किया जाए। बंबई प्रांतों में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 स्थान मराठों के लिए आरक्षित कर दिए जाए। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की जाए। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह पर मतदान का अधिकार दिया जाए। क्या किया जाए भाई, देख रहे हैं सारे वोट वगैरह देने की बात कर रहा है अलग अलग। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की जाए, मात्र 20 साल के लिए, पूरी की पूरी नहीं। और दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता भी दे दिया जाए। क्या किया जाए, दलितों को कहा, देखिए क्या इसका मेंटेलिटी है, ये कह रहा है दलित भी अल्पसंख्यक है और इसको अल्पसंख्यक घोषित कर दीजिए। क्या कीजिए, घोषित कर दीजिए, नहीं तो दलित के ऊपर सदैव जो अन्य लोग हैं उसको दबा करके ही रखेंगे और कभी भी उसे भाग नहीं लेने देंगे निर्वाचन में, है ना। तो इसे अलग से मताधिकार की व्यवस्था किया जाए, भाई वही वोट दे, वही अपना प्रतिनिधित्व चुने। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उसके लिए सीट आरक्षित किया जाए। तीसरी बात इन्होंने कहा कि भाई जहां पर कम है उसको अल्पसंख्यक की घोषणा कर दिया जाए कि ये अल्पसंख्यक लोग हैं। ये सारी बातें कुल मिलाकर के आप देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत जो आया वो दलितों के लिए आया है। किसके लिए आया है, दलितों के लिए। हमने देखा एक बार सवाल भी पूछा है पीसीएस एग्जाम में, पूछा है कि सांप्रदायिक पंचायत का संबंध किससे था, तो पृथक निर्वाचन से संबंध था। खास करके दलित वर्ग इसमें ज्यादा जोर दे रहा था, हालांकि अन्य लोगों का भी था, है ना। अब इसमें कांग्रेस का पक्ष क्या रहा, इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए। सांप्रदायिक पंचायत में कांग्रेस का पक्ष क्या रहा है, तो कांग्रेस सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध थी, किंतु अल्पसंख्यकों से विचार विमर्श के बिना यह इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। यह कांग्रेस के पास बड़ी बड़ी दुविधा आ गई थी, ये इसके विरोध में था, इसके विरोध में था। लेकिन इनका कहना था कि जब तक हम दलितों से बात नहीं करेंगे, भाई इसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि आपकी क्या जरूरत थी, आप क्यों इसका डिमांड किया, आप मुझसे कहे रहते, है ना, आपके लिए मैं सीटों का आरक्षण करवाता, मैं उस आपके जो कांग्रेस का चुनाव लड़ने का अधिकार है उसमें आपके लिए सीट की जगह दिला देता। तो कांग्रेस का यही कहना था कि हम जब तक दलितों से बात नहीं करेंगे, दलित नेताओं से बात नहीं करेंगे, तब तक हम कोई खास या निश्चित निर्णय पर नहीं निकल पाएंगे, तब तक हम किसी अच्छे जगह पर अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। और हम तो इसका फुल विरोध है ना। तो बिना बात किए हुए उसमें परिवर्तन करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। क्लियर। अंततः कांग्रेस ने निर्णय लिया कि भाई वह ना तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार करेगी और ना ही इसे अस्वीकार करेगी, मतलब ना ही जो सांप्रदायिक निर्णय आया है उसको कांग्रेस स्वीकार कर रही है और ना ही इसे अस्वीकार कर रही है। इसके पीछे एक लॉजिक है, हालांकि उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगर ये कांग्रेस अस्वीकार करती है तो पूरे भारतीयों के नजर में आ जाएगी कि कांग्रेस हमें विकास नहीं देखना चाहता है, कांग्रेस सचमुच में हमसे घृणा करती है, कांग्रेस सचमुच में हमारी मतलब कि वृद्धि नहीं देखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस इस जगह पर तटस्थता की नीति अपनाया कि ना हम तो इसको क्या करेंगे, ना ही हम इसका विरोध करेंगे, मतलब स्वीकार करेंगे, और ना ही हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं। जो है वो होने दो, जब तक बात नहीं होगा। इसी बीच में गांधी जी जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, बातें याद होगी। नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, कांग्रेस को गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। और गांधी जी उस समय अरवदा जेल पुणे में थे। कहां पर थे, अरवदा जेल पुणे में थे। अब जैसे ही गांधी जी को यह खबर मिली कि भाई कम्युनल पंचायत या सांप्रदायिक पंचायत जो है जारी हो चुका है, इसमें अलग निर्वाचन की मांग हो चुकी है, दलितों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, गांधी जी ने बोला ये क्या है,
ये आखिर क्या है भाई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, है ना। तो गांधी जी दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के प्रस्ताव पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय को राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रहार के रूप में देखा। कहा ये अगर लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो हम लोग भविष्य में सोच रहे हैं हमारे देश छोड़ करके अंग्रेज चले जाएंगे, कभी नहीं। फिर से फूट डालो शासन करोगे नीति तो आ ही चुका है ना। गांधी जी ने मांग किया, क्या गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आत्म निर्वाचन मंडल के माध्यम से वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। ये पृथक निर्वाचन की बात कहां हुई, है ना। अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए इन्होंने 20 सितंबर 1932 से गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। क्या किए? गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना। इसके बाद दलित वर्गों के नेता एनसी रज्जा ने गांधी जी को साथ दिया। क्या क्या? गांधी जी को साथ दिया। पुनः समझौता हुआ। अब पुनः पैक्ट इसी बीच में आता है। देखिए पुनः पैक्ट क्या है। पुनः पैक्ट 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। गांधी जी 20 सितंबर को बैठते हैं अनशन पर। क्या करते हैं? अनशन पर बैठते हैं। भाई वो बोले कि ना, जब तक हमारी मांग स्वीकार कर नहीं किया जाएगा मैं अनशन पर हूं। गांधी जी का बढ़िया हथियार था। यह समझौता महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच में हुआ। कई बार पूछा है कि पुनः पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, तो आंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। मैटर क्या थी, मैं अभी चर्चा कर चुका हूं कि मैटर क्या है। गांधी जी के बीच और आंबेडकर के बीच में क्यों समझौता हो रहा है। यह समझौता मदन मोहन मालवीय और सी गोपालाचारी या चंद्री के प्रयास से हुआ, है ना। मदन मोहन मालवीय, सी गोपालाचारी और उनके साथ अन्य नेता, हिंदू महासभा के नेता सारे लोग मिल करके गांधी जी को समझाने की कोशिश किया और गांधी जी को कहा कि ठीक है आप अनशन खत्म कीजिए, हम आंबेडकर जी से बात करेंगे, हम लोग मिल करके बात करेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे कि आंबेडकर जी और ये सारे नेता अरबदा जेल में जाकर के बात करते हैं। क्लियर? इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने आंबेडकर के पास बहुत सारी बातें रखी, उनसे समझौता किया। आंबेडकर ने मान गया, बोला ठीक है हमें अब अलग पृथक निर्वाचन की जरूरत नहीं है ना। तो याद रखिएगा कि आंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो मांग कर रहे थे अलग दलित वर्ग के चुनाव के लिए। फिर आने वाले समय में इन्होंने गांधी जी के कहने पर मान गया और बोला कि अब मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें गांधी जी अपने थैले से रोटी निकाल करके दे चुके थे। तो देखिए कैसे दे चुके थे। समझौता के अनुसार क्या क्या हुआ इस चीज को समझे। पहला तो ये हुआ कि समाप्त कर दिया गया, है ना। पृथक निर्वाचन का डिमांड जो अम्बेडकर ने किया उसको समाप्त कर दिया, पहला चीज समझ गए। दूसरा, व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। जो व्यवस्थापिका क्षेत्र में है, जो दलितों का स्थान था, उसको क्या किया गया, हिंदू के अंतर्गत रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई। अब देखिए आपको पता है ना कि टोटल सीटें कितना दी गई थी इसे, 78। कितना दी गई, 78, है ना। 78 में से टोटल सीटें कितना मिला इनको भाई, 148 सीट, 47 सीटें दी गई। कितना दी गई, 147 सीटें दी गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से आपको मैं यहां बता दूं हूं कि मद्रास से कितना था, बंगाल में कितना था, मध्य प्रांत में कितना था। मतलब कहने का यह है कि आंबेडकर को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अंग्रेजों ने तो इन्हें मात्र 48 सीटें दी थी, कितना, सॉरी 78 सीटें, है ना। जबकि 147 गांधी जी ने दिया, बोला ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं इतना दे रहा हूं, जबकि उसके लिए बहुत कम सीटें थी। तो ये सारे क्षेत्रों से मिला है। जैसे आप देखेंगे मद्रास 30, बंगाल 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत से 20-20, बिहार एवं उड़ीसा से 18, बंबई एवं सिंध से कितना है 15, पंजाब 18, असम से 7 दलितों के लिए सुरक्षित सीट किए गए। यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए भी आरक्षित कर दिया जाएगा। ये गांधी जी से समझौता हो रहा है ना, पुनः पैक्ट में। अब देखिए, वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार
लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्टित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो लोथियन समिति बैठाया गया था, है ना, ये वाला आपको पता है। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचन के लिए 18% सीटें निर्धारित कर दी गई। किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवा में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से ही संबंध होने के आधार पर आयोग ठहराया जाएगा। ठीक है, क्या आयोग जो है नहीं ठहराया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि पहले लोग जो है कहते थे कि ये दलित समाज से है, इसलिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। तो अब ऐसा प्रावधान नहीं था, है ना। इसमें ये स्वीकार कर लिया गया पुनः पैक्ट में कि नहीं, अब हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई वो दलित वर्ग से बिलोंग करता है और वो योग्यता रखते हुए भी अयोग्य घोषित हो रहा है, तो वो वाला चीज जो है कैंसिल कर दिया गया। 26 सितंबर को गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ दिए, समाप्त कर दिया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू कर दिए और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? घनश्याम दास बिड़ला को। सितंबर 1932 में गांधी जी हरिजन कल्याण हेतु छुआछूत लीग की स्थापना कर दी। हालांकि गांधी जी आने वाले समय में, आपको पिछले सेशन में चर्चा किया है कि वो कांग्रेस से भी त्याग पत्र दे देते हैं, इनका उत्थान चला गया हरिजनों की तरफ, है ना। ये समान अब हरिजनों के लिए लड़ाई करेंगे, असहयोग करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, हरिजनों को सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, जैसे सड़क मंदिर वगैरह है उन सारे क्षेत्रों में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। इस सेशन को शेयर कीजिएगा और शेयर नहीं कीजिएगा, खैर। तो ये सेशन अगर कहीं नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप से आप एक बार पुनः क्या कीजिएगा भाई, आप एक बार पुनः देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं फिर कभी कंफ्यूजन ना होगा, जीवन में कभी ऐसा दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए और एग्जाम दीजिए, रिजल्ट लीजिए और अपने परिवार तथा गुरु समाज सबका भलाई के बारे में सोचिए। चलिए, बाय।